जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम जो टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाटा एनालिटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि मैं चैप्टर का आगाज़ इस टॉपिक को समझाना शुरू करूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बड़ी फ़ायदेमंद सीरीज़ है, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 अब शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के स्टूडेंट जो आईसीएस है, एफएआईटी है, ये जो भी इंटर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा एनालिटिक्स का टॉपिक हम समझने लगे हैं। फिर उसके साथ साथ जहाँ भी बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो जो भी हैं, जो उनका टॉपिक है डाटा एनालिटिक्स है, तो आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले कि डाटा एनालिटिक्स का आगाज़ हम लोग करें, मैं अपने बारे में आपको बताता चलूँ। जी, मैं हूँ किहान खालिद और हम लोग यूट्यूब चैनल किहान खालिद पर अवेलेबल हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर मेरे आ ही चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि डाटा एनालिटिक्स जो है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन समझते हैं कि डाटा एनालिटिक्स जो है व्हाट इज़ दिस। तो पहले नंबर पे उसकी डेफिनेशन है, कहते हैं जी डाटा एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। ये साथ साथ जो है वो मैं मार्क करता चलूँ कि डाटा एनालिटिक्स इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डाटा to find useful information. Patrons are trained to help इन डिसीजन मेकिंग। आइए पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डाटा एनालिटिक्स का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है, तो डाटा का वर्ड जहाँ भी आ जाए तो उसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें किसी किस्म का रिकॉर्ड भी आ जाता है, चाहे वो पिक्चर्स की फॉर्म में है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म का रिकॉर्ड है, चाहे वो गैलरी है, वॉइस है, ऑडियो वीडियो कुछ भी है, तो वो एक रिकॉर्डिंग भी डाटा के अंदर आ जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी डाटा के अंदर आ जाती है। तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा एनालिटिक्स क्या है कि डाटे को ध्यान से देखना और समझना, चाहे वो नंबर में है, रिकॉर्ड में है, इंफॉर्मेशन है कोई, तो सबसे पहले हमने उसको ध्यान से देखना है और समझना है। फिर एक हम फ़ायदेमंद बातें इसके अंदर बहुत सारी की गई हैं इस डेफिनेशन के अंदर, जैसा कि पैटर्न्स है। तो पैटर्न्स का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें। ठीक है, जिस तरह के आप लोग पेपर देते हैं तो आप टीचर से पूछते हैं कि सर इसका पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह आएगा। ठीक है, तो वो बार बार रिपीट जो जिस तरह पेपर हो रहा है, तो हमने ये चीज़ भी देखनी होती है। डाटा एनालिटिक्स हमें बताता है कि ये चीज़ का पैटर्न क्या होगा। फिर उसके बाद कहता है जी आर ट्रेंड। कहता है ट्रेंड का क्या मतलब है, टाइम के साथ चेंजिंग होती रहती है, और हम डाटा एनालिटिक्स के डाटा को ध्यान से जब देखते हैं और समझते हैं तो हमें फ़ायदेमंद बातें चलती हैं, उसका पैटर्न पता चलता है, उसके ट्रेंड का पता चलता है कि वक्त के साथ ये कितना चेंज हो सका है। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डाटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन करूं तो वो ये होगी कि डाटे को एनालाइज करना, एक सही डिसीज़न लिया जा सके। डाटो को इस वजह से हम लोग पहचानें, इस वजह से एनालाइज करें कि एक सही डिसीज़न जो है, एक सही फैसला जो है वो हम लोग कर सकें। अगर मैं और सिंपल एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो बेटा जी आपकी क्लास के मार्क्स का रिकॉर्ड अगर हम आपके सामने रखें, मिसाल के तौर पर डाटा एनालिटिक्स में आप देखते हो कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स वीक हैं, कौन सा स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, एवरेज मार्क्स ऊपर जा रही है या नीचे, ये सारी बातें आप डाटा एनालिटिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। कहता है इस एनालिसिस के बाद आप डिसीजन लेते हो कि एक्स्ट्रा क्लास रखनी है या सिलेबस चेंज करना है या किस स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग डाटा एनालिटिक्स में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने एक एग्जांपल भी नज़र आ रही है, एक स्टूडेंट का नाम है अली, उसके मार्क्स हैं 60। एक स्टूडेंट नाम है सायरा, तो उसके मार्क्स हैं 90। इसी तरह उमर है, तो उमर के मार्क्स जो हैं वो 60 हैं। जोया है, उसके 95 हैं। बिलाल है तो उसके मार्क्स जो है वो 70 हैं। ठीक है, तो अब हमने इस लिस्ट में से तीन बातें ऑब्जर्व करेंगे। वो तीन बातें कौन सी हैं कि सबसे पहले
कि किस स्टूडेंट ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जोया की बेटर परफॉर्मेंस है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो 95 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सायरा की बड़ी कमाल, सायरा की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसमें 90 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है वीक स्टूडेंट। वीक कौन कौन से हैं, तो अब ये जिन जिन बच्चों के मार्क्स, अली के मार्क्स 60 आए हैं, उमर के मार्क्स 60 आए हैं, तो बिलाल के मार्क्स जो हैं वो 70 आए हैं, कम आया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये स्टूडेंट जो हैं वो वीक हैं। तो हमें इन्हीं स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सिंपल एक ही लाइन में मैं आपको डेफिनेशन अगर समझाता चलूँ तो उससे डाटा एनालिटिक्स डाटा को समझने का प्रोसेस है, जिससे हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डाटा एनालिटिक्स की जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जैसा कि आप ये एक स्लाइड देखें तो डाटा एनालिटिक्स के बारे में ये ऑब्जर्वेशन की जा रही है। बड़े बड़े वेदर्स की एनालाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी डाटा जो होता है, बिग अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है, या बड़ी बड़ी अमाउंट्स बैंक के अंदर या वर्ल्ड बैंक के अंदर कलेक्शन हो रही होती है, तो वो इस तरह ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन वो क्यों करते हैं, इम्पॉर्टेंस इतनी डाटा एनालिटिक्स की क्यों दी जा रही है, उसकी वजह ये है कि फर्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो हमें फैसला करने में डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिर इसी तरह हम कोई प्रॉब्लम में हैं तो डाटा एनालिटिक्स जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद देती है। फिर उसके बाद हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ज़्यादा हमें नई नई आइडेंटिफाई जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है। उसके बाद लास्ट एंड फोर पॉइंट इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम को इम्प्रूव भी कर रहा है। अगर हम डाटा एनालिटिक्स को अच्छी तरह इम्पोर्टेंस दें तो हम अपनी कंट्रीज़ में, अपनी सिटीज़ में बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं थ्रू डाटा एनालिटिक्स। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स के बाद आ रहा है पॉइंट स्टैटिस्टिक्स। तो मैं बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिटिक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आइए समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या चीज़ है। तो कहता है स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कहता है स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, या यूँ सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स यानी कि हिसाब का ही एक हिस्सा है, जो हमें डाटा, उसके बाद जो हमें डाटे की इंफॉर्मेशन के बारे में ये हेल्प करता है, डाटे को कलेक्ट करने में, डाटे को ऑर्गेनाइज करने में, डाटे को अंडरस्टैंड करने में, एंड एनालाइजेशन ऑफ डाटा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम किस किस तरह और स्टैट जो है वो हमारी हेल्प कर रही है कि डाटे को अगर आपने जमा करना है, कलेक्ट करना है, तो फिर भी ये हमारी मदद कर रही है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज डाटे को अगर ठीक तरीके से अरेंज करना है तो फिर भी ये हमारी हेल्प कर रही है। फिर अगर डाटे की हमें समझ नहीं आ रही तो हमने डाटे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना, तो फिर भी ये हमारी जो है वो हेल्प कर रही है। और लास्ट पॉइंट, डाटे को जांचने में, उसकी मेजरमेंट करने में, ठीक है, इस काम में भी डाटा एनालिस स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारी मदद कर रही है। बेसिकली डाटा एनालिटिक्स और स्टैटिक्स ऑलमोस्ट एक चीज़ है। अगर मैं सिंपल वर्ड में, सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखूं तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि स्टैटिस्टिक्स हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने का तरीका बताता है। तो यहाँ पे बात ख़त्म होगी। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उसको इजी वर्ड्स में, इजी वे के ज़रिए हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे सामने रख देता है, ठीक है। जैसा कि कहता है इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन वी डील विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, के ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किन चीज़ों में, जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट्स जो है बहुत बड़ी अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो किरदार है। जैसा कि बेशुमार जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो है वो डाटा को सामने रखा जाता है। आइए हम एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 100 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब ज़रा सोचिए कि बिना स्टैटिक्स के मार्क्स सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन स्टैटिक्स अगर आप अप्लाई करें तो 100 स्टूडेंट्स हैं या 500 स्टूडेंट्स हैं, तो आप जब उन सब स्टूडेंट्स के मार्क्स देखना चाहो स्टैटिस्टिक्स के साथ तो आपको पता चलेगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, या क्लास ओवरऑल अच्छी है या वीक है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स बताती है। डेली लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो
हमारे पाकिस्तान में तो ये काम नहीं हो रहा, लेकिन कई कंट्रीज में हो रहा है। इलेक्शन का रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स के जरिए निकाला जा रहा है, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो भी स्टैटिस्टिक्स, फिर स्कूल का रिजल्ट होता है, क्रिकेट बैटिंग जो एवरेज है, मंथली हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ये सब स्टैटिस्टिक्स की मदद से समझे जाते हैं। अगर मैं एक और इजी वे में स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करूं, तो वो कुछ यूं होगा कि स्टैटिस्टिक्स लार्ज डाटा को समझने और उससे रिजल्ट निकालने की साइंस है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको स्टैटिस्टिक्स की जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या चीज़ है ना, हमारे पास क्या आ रहा है कि सम मेजर्स इन स्टैटिस्टिक्स डाटा एनालिटिक्स। हम डाटा एनालिटिक्स को और या स्टैटिस्टिक्स को मेजर करने के कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं। नंबर वन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नंबर टू मेजर ऑफ डिस्पर्सन, नंबर थ्री प्रोबेबिलिटी। इनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल सी है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमारी मदद करती है। भाई किस तरह मदद करती है? फाइंड द सेंटर, जो सेंटर पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने में ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमारी मदद करती है। या आर मोस्ट टिपिकल नंबर इन अ लिस्ट ऑफ डाटा। ओ सॉरी, लाइन जरा ऊपर लग गई है, चले कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्ट टिपिकल नंबर इन अ लिस्ट ऑफ डाटा, कि डाटे की नंबरिंग की लिस्ट में कुछ जांच पड़ताल करना है, कुछ एनालाइजेशन करनी है, तो उसमें ये हमारी मदद करती है। अब इसके 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, मूड, मीन, मीडियन, ठीक है। आइए इसके पहले कि मैं आपको पिक्चर समझाऊं, मैं ये चाहूँगा कि हम पहले मीन और मूड और मीडियन को पहले डिटेल के साथ समझें, फिर वापस हम इस पिक्चर पे आए, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ सके, ठीक है। पहले तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पॉइंट्स हैं, मीन, मीडियन और मूड। तो फर्स्ट वन इज है मीन। मीन क्या चीज़ है जी? कहता है मीन आल्सो कॉल द एवरेज। मीन का सेकंड नाम जो है वो एवरेज भी है, हम मीन को एवरेज भी कह सकते हैं। उसके बाद मीन क्या है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकेगा? तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल द नंबर। जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे, हाँ जितने भी होंगे, आपने बस उन नंबर्स को इकट्ठा करना है, एंड देन डिवाइडिंग बाय हाउ मैनी नंबर। आपने क्या यहाँ पे साइड पे फार्मूला भी इसका मेंशन है कि जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे आपने उनका सम अप कर देना है, और जितने भी वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे उतने नंबर पे आपने उसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इस मीन को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आइए मीन की एग्जांपल पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे सामने बेटा एक एग्जांपल है, स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 50, एक स्टूडेंट के मार्क्स 60, एक स्टूडेंट के मार्क्स 70, एक स्टूडेंट के मार्क्स 80, एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 90 हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं, हमने क्या किया, इनको ऊपर आपके सामने देखा जाए तो ये एक हमने इनको सम अप कर दिया है। लेकिन देखा अब उसके बाद हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, ओ ये 5 किधर से आ गया? तो भाई देखा जाए तो ये 50, 6, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 5। इस वजह से हम 350 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 70। तो ये दोस्तों इस तरह हम आसानी के साथ हमने अपना मीन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है, आइए मीडियन को समझते हैं। कहता द मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मिडल, जैसा कि हम पीछे बढ़ के आए हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला पॉइंट था मीन, दूसरा मीडियन, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वो सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट करती है। तो इस आइए देखते हैं, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू, यानी कि सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू जो है वो निकलेगी व्हेन ऑल नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबरों की तरतीब करनी है, नंबरों को अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करना है? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से आपने ऊपर लार्जेस्ट नंबर तक पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिटेल में बताया गया, अरेंज द वैल्यू इन ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है इफ देयर इज एन ऑड नंबर
ऑफ वैल्यू द मीडियन इज द एग्जैक्ट ऑफ मिडल नंबर। जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, मीडियन में ये 5 स्टूडेंट्स हैं, तो एक जो मीडियन इसकी हाइट है, तो हमने यहाँ से मीडियन फाइंड आउट करना है, 5 स्टूडेंट का हमने मीडियन फाइंड करना है। तो हम कौन सा जो है वो मीडियन कौन सा होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा। अब ये 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 स्टूडेंट में जो सेंटर वाला होगा वो हमारा मीडियन होगा। जैसा कि 171 सेंटीमीटर वाला जो है ये हमारा मीडियन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात कही गई है जो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, दोबारा फिर पढ़ रहा हूँ कि इफ़ देयर इज एन ऑड नंबर, अगर तो आपके स्टूडेंट आप डाटा जो हैं वो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप जो सेंटर वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पर आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो चौथा नंबर जो है वो आपका सेंट्रल नंबर बनेगा, ठीक है। तो 4 नंबर जो है वो आपका मीडियन होगा। अगर 9 जो है वो स्टूडेंट हैं, तो फिर आपका जो सॉरी मैंने जो 9th नंबर है या 5 नंबर है, तो यानी कि मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि जो सेंटर वाला नंबर है, ठीक है, वो आपका मीडियन कहलाएगा। लेकिन ये लास्ट पॉइंट हम एक समझते हैं, पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डिटेल बताई जाएगी कि इफ़ देयर इज़ एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़, अगर वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है, द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ द 2 मिडल नंबर। तो मीडियन की जो एवरेज है वो हमने कैसे निकालनी है, जो सेंटर में जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में 2 नंबर्स होंगे, हमने उनको कैसे कैलकुलेट करना है, आइए यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑड नंबर के साथ समझते हैं। तो ये देखें स्कोर है, कुछ किसी भी मैच की स्कोर है 50, 60, 70, 80, 90। तो ये मैंने इनको काउंट करते हैं सबसे पहले वैल्यूज़ को, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज यानी कि ऑड नंबर है। तो आगे सबसे पहले हमने क्या करना था, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, लेकिन ये ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर है। तो इनमें से देखा जाए तो सेंट्रल पॉइंट जो है वो बन रहा है वो 70 है, तो इस वजह से मीडियन यहाँ पे क्या निकलेगा, 70। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो इवन है, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए 50, ठीक है, 60, 70, 80, तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 है। तो सेंट्रल जो सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बनेंगे, कहता है वो है मिडल वैल्यूज़ आर 60 एंड 70, ये बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू है। तो हम इसको 2 नंबर हैं, तो जारी सी बात है दोनों को तो मीडियन नहीं कह सकते, तो फिर करेंगे क्या, हम इनको करेंगे कुछ यूँ कि इन दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 60 प्लस 70 को जो है वो प्लस कर दिया गया, और इनको आपने बाद में 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 60 प्लस 70 किया गया तो 130 आया, इसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर मीडियन आ गया 65। और वाह, हमने मीडियन को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है मोड। मोड बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। कहता द मूड इज द नंबर, मूड वो नंबर है दैट अपीयर, जो कि ज़ाहर हो रहा है, द मोस्ट ऑफन इन द सीरीज ऑफ नंबर, जो नंबर ऑफ सीरीज में अक्सर आए। बल्कि मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ कि जो नंबर आपको बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आए, तो वो आपका होगा मोड्स। जैसा कि नीचे एक एग्जांपल है, कुछ स्कोर है 50, 60, 70, 70 एंड 90। तो यहाँ पर आप गौर करें तो 70 जो है वो 2 टाइम जो है वो दोहराया गया, रिपीट हुआ है। हम ये कहेंगे जो ज़्यादा टाइम जो है वो रिपीट होता है उसको हम कहते हैं मोड। आइए इसके एक ऊपर एग्जांपल भी ले लेते हैं। कहता है इफ़ 2 वैल्यूज रिपीट द सेम नंबर ऑफ टाइम बोथ आर मोड। कहता है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर कुछ जो है वो नंबर ऑफ टाइम जो है वो बार बार रिपीट हुए हों, जैसा कि यहाँ पे 62 टाइम रिपीट हुआ है, 72 टाइम रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 2 मोड्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मोड, मीडियन और मीन की समझ आ चुकी होगी। आइए पीछे ज़रा पिक्चर पे हम लोग चलते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। एक पिक्चर हमने पीछे स्किप की थी, ये वाली। तो ये क्या चीज़ थी, ये देखें, मीन। मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल पॉइंट्स। उनको मीन को क्या था कि सम ऑफ ऑल पॉइंट, तो हमने इन तमाम पॉइंट्स को सम अप करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये रेड लाइन मार्क कर रही है कि हमने सबको सम अप करना है, ठीक है। उसके बाद मूड क्या है, मूड 155 आया क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ। मीडियन क्या है 158 क्योंकि ये एक
सेंट्रल वैल्यू है। तो हमें इस पिक्चर की समझ आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी है। अगर तो आपको समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। और अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट करें और कमेंट करके आप मुझसे सवाल करें, हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में सबसे बेस्ट क्या चीज़ अच्छे से समझ आई है और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।